हालिया चंद बरस में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है, मगर 2025 इस हवाले से सबसे आगे दिखाई दे रहा है, ख़ुसूसन सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के एतबार से। गुज़िश्ता रोज़ भी भारत के इशारों पर नाचने वाले दहशतगर्दों ने धमाका खेज़ मवाद से मस्तूंग में एक फ़ौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार बशमूल 31 साल मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर साहब जो हैं वो शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 37 साल जो है नायक इब्ने अमीन और 33 साल लांस नायक मोहम्मद यूनिस भी इस हमले में शहीद हुए। हालिया हफ्तों और महीनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बड़ा इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों का हदफ सिक्योरिटी एहलकार ही नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी करने वाले आम पाकिस्तानी शहरी भी हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडी के आदाद शुमार के मुताबिक साल के पहले 7 माह यानी कि जुलाई 31 तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 195 वाक़यात हुए। 2024 में दहशतगर्द हमलों की तादाद 293 और 2023 में जो है 170 थी। तशवीशनाक बात यह है कि जी इस साल के पहले 7 माह में यानी कि 31 जुलाई तक 126 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के हाथों लड़ते हुए शहीद हुए। 2024 और 2023 में ये बिलतरतीब जो है 117 और 126 के हिसाब से इनकी तादाद थी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि दहशतगर्दों को ठिकाने लगाए जाने में भी तेज़ी आई है। जुलाई 31 तक 200 के करीब जो है दहशतगर्दों को हलाक किया गया। PICSS के मुताबिक पिछले बरस जो है ये तादाद 188 और 2023 में 125 थी। साल के पहले 7 माह में 164 शहरी भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने। यह तादाद 2024 में 225 और 2023 में 152 थी। सिक्योरिटी एहलकारों, नियत अवाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की जो है कोई भी तौजीह काबिल कबूल नहीं हो सकती। बेगुनाह मेहनत कशों पर गोलियां बरसाने और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाहिद मसला नहीं है। पाकिस्तान के सबसे कहते हैं ना पसमानदा तरीन सूबे में गवर्नेंस का भी एक बहुत बड़ा बहरान है। रोज़गार, तालीम, सेहत और हत्ता के पीने का साफ़ पानी भी बलूचिस्तान के अवाम की कसीर तादाद को मैसर नहीं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कई मुतबर आवाज़ों का कहना है कि जी इस सूबे का मसला सिर्फ अमन व अमान और दहशतगर्दी से लड़ने का नहीं बल्कि ये एक सियासी, माशी और समाजी मसला भी है जिसके लिए होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। बात करने के लिए हमारे साथ पहले मेहमान सनाउल्लाह बलोच साहब, साबिक सेनेटर, सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सना साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम देख रहे हैं कि जी हालिया महीनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है, क्या मोहरिकात हैं इनके? आमिर भाई, हालिया महीनों में नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में जब से बलूचिस्तान का तनाज़ा 2002 से शुरू हुआ है, इसमें जो भी आपने देखा है फ्लक्चुएशन है या उसमें तग़य्युर और तबद्दुल आते जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजूहात वो सियासी हैं। वहाँ पर तरक्की का जो एक मयार है उस पर कभी तवज्जो दी नहीं गई। वो माशी तौर पर महरूम सूबा है। जो तरक्की का खसारा है उसको कभी संजीदगी से समझने की कोशिश नहीं की गई और इसीलिए बलूचिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी बनी है वो सिर्फ सेक्यूरिटी सेंट्रिक, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ाना या आप कहेंगे कि किसी न किसी तरीके से कि कैसे सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से बलूचिस्तान को सियासी तौर पर मुस्तहकम किया जाए। तो एक ऐसा सूबा जो तकरीबन तारीख़ी तौर पर 100-200 साल से मुसलसल एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुज़रा हो, उसने कॉलोनियल जो है उस वक्त रूल्स के ख़िलाफ़ भी, ऑक्यूपेशंस के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रेजिस्टेंस की हो, उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की हो ऑटोनॉमी के लिए, नेशनल राइट्स और आइडेंटिटी के लिए। फिर जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाए हैं तो बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारी तकारीर हैं, बहुत सारे वादे और वहीद हैं। मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेकर कहीं भी हुक्मरान जितने भी गुजरे हैं, तो उन सबको मद्देनज़र रखा जाए। किसी दिन बलूचिस्तान का प्रॉपर ऑडिट, मैं और आप तो प्रोग्रामों में बैठकर करते हैं, हम सब कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, इसका हल कैसे निकाला जाए, लेकिन ये 10 से 15 मिनट के किसी भी मजलिस में या किसी भी प्रोग्राम में, किसी मुज़ाकरे में इन पे बात नहीं हो सकती। बलूचिस्तान का ये 70 साल का जो तनाज़ा पाकिस्तान के वफाक के साथ, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो बतदरीज बढ़ता जा रहा है, कम होता नहीं जा रहा है, इसका एक बहुत डिटेल एनालिसिस और एक ऑडिट होना चाहिए। और वो तब हो सकता है जब आपके पास वफाक में, यानी वफाक हमारा भी इस वक्त तो मरकज़ है, वफाक नहीं है, क्योंकि फेडरेशन में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है इक्वलिटी, एक है इक्विटी और एक है इंक्लूसिविटी। ये तीनों चीज़ें बदकिस्मती से हमारे वफाक में, जिनको हम कहते हैं
मसावात हो, इंसाफ हो, इश्तराक हो या शराकत हो, ये तीनों चीज़ें हमारे वफाक में इस वक्त मौजूद नहीं हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं वफाकियत के। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप किसी भी इतने गंभीर मसले को, इतने गंभीर जो बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात हैं, इन पे आप एक कोई बहुत बड़ी पॉलिसी डेवलप नहीं कर सकते, पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। बातचीत तो फेडरल गवर्नमेंट इसको समझ खता कलामी में कर रहा हूँ आपकी, मैं कहते हैं रवां दवा गुफ्तगू को तोड़ रहा हूँ। आप ही के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे भी मैंने इसी तरह का सवाल किया, तो फॉर्मल इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि जी मतलब है कि एहसास महरूमी के शिकार तो मुल्क के बहुत सारे और भी इलाके हैं और बहुत सारे इलाकों में गुर्बत है, तरक्की में वो पीछे भी हैं बकौल उनके, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं कि मतलब है मासूम शहरी भी हैं निशाना बन रहे, भी निशाना बन रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी बन रही हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि ठीक है तरक्की का उस पर मेरे ख्याल में तमाम ही बड़ी सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, हमारे इदारे मुत्तफ़िक़ हैं कि जी बलूचिस्तान को ऊपर लेकर आना है, लेकिन उससे पहले ये जो उसका एक वायलेंट हम देखते हैं एस्पेक्ट, उसकी क्या वजह है? देखें, तरक्की से महरूमी को कोई जवाज़ बना के बलूचिस्तान में कोई सियासी जद्दोजहद नहीं हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बलूचिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो रहा था, वो बलूचिस्तान की उसकी सियासी अय्यत, हैसियत और आने वाला जो भी हमारा फेडरल फ्रेमवर्क या मॉडल जो बन रहा था, उसके अंदर बलूचिस्तान को कैसे जो है रखा जाएगा, संभाला जाएगा, उस पर शुरू से बहस व मुबाहिसे होते रहे हैं। इसलिए आप अगस्त 1948 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उठा के देख लें, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग उठा के देख लें, बलूचिस्तान हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंट नेगोशिएशन, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो बलूचिस्तान का सबसे पहला तनाज़ा सियासी है। अभी वो अलग बात है कि वो कुछ समझते नहीं हैं, उनको वो सब यही कह रहे हैं जी। उसके बाद जब सियासी हवाले से बलूचिस्तान को वफाक के फेडरल फ्रेमवर्क में सही जगह मिल नहीं पाई, 1 यूनिट आया, बलूचिस्तान की शिनाख्त ख़त्म कर दी गई, बलूचिस्तान के वसाइल से मुतल्लिक, बलूचिस्तान के मसाइल से मुतल्लिक संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, बलूचिस्तान की सियासी लीडरशिप जब मसाइल को उजागर कर रही थी, उनको जेल और जिंदान में डाले गए, तो ये तफरीक और एक माबैन ये जो हमारे वो बढ़ता गया। फिर 70s में जब बलूचिस्तान को उसकी प्रोविंशियल स्टेटस मिला, क्योंकि हम बांग्लादेश खो बैठे, इस वजह से बलूचिस्तान को स्टेटस दिया गया, वरना अगर मेरे ख्याल में बांग्लादेश पाकिस्तान का अभी तक हिस्सा होता, शायद बलूचिस्तान तो किसी डिस्ट्रिक्ट या कॉलोनी की तरह अभी भी है, इससे भी कम उसकी हैसियत होती। उसके बाद से आज तक हम चाहते हैं कि बैठें, हम पॉलिटिकल ऑडिट करें, हम डेवलपमेंट ऑडिट करें, हम इकोनॉमिक ऑडिट करें, हम नेचुरल रिसोर्सेज से हवाले से जो उसका इम्पैक्ट है हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारी लाइवलीहुड पे, हमारी पीस पे, हमारी सिक्योरिटी पे, उसको ऑडिट करें। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 100, पाकिस्तान के अंदर 102, 103 अजला हैं, उनमें हम इन सब का कंपैरिजन करें। डेवलपमेंट बाद में ग्रेजुअली आ जाता है। मतलब आप मुसलसल किसी को दानिस्ता तौर पर गरीब रखते हैं, उसके वसाइल से महरूम रखते हैं, उसके सूबे से निकलने वाली गैस से महरूम रखते हैं, कोयले से महरूम रखते हैं, तालीम से महरूम रखते हैं। फिर जब वसाइल इकट्ठे होते हैं तो आप सिर्फ आबादी को बुनियाद बनाकर उनकी तकसीम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं उन सबको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके एक तनाज़े की शिकल इख्तियार नहीं करते। ये जो आप शिकायतें जो कर रहे हैं, आप जो शिकायतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से इनकार कर ही नहीं सकता। वो चाहेंगे कि जी बलूचिस्तान में तरक्की हो, वो चाहेंगे मेरे ख्याल में हमारी वफाकी जमातें हों, हमारे इदारे हों। लेकिन हम पाकिस्तानी से बात करें, जो आप बात करें बड़ी मंतकी है और बड़ी जायज़ सी लग रही है ना कि जी मतलब तरक्की में आप बराबरी का हिस्सा दें, और क्योंकि ज़्यादा पसमानदा है तो ज़्यादा हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब गुफ्तगू कहीं पर शुरू भी हो गई। लेकिन जब आप जैसे लोग जो मतलब है जिनका कम्युनिकेशन स्किल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, बात करते हैं, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो क्या आपको जवाब मिलता है? मतलब है ये एक मंतकी बात का, एक ऐसी बात जो कि इंसाफ पे मबनी है, उसके ऊपर क्या कहती हैं जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनसे आपके इत्तेहाद भी रहे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है? आमिर भाई, लेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े इखलास के साथ मैं आप तमाम दोस्तों की कोशिशों और काविशों को सराहता हूँ जिन्होंने मीडिया या पब्लिक स्पेस में जो बलूचिस्तान के इशू को हाईलाइट किया। यहाँ पे जब हम 2004 या 5 में थे, जब बलूचिस्तान से मुतल्लिक कमेटी बनी, उस वक्त बलूचिस्तान से हवाले से कुछ संजीदा 2-3 महीने में कुछ गुफ्तगू हुई। उसके बाद से ये जो हमारी आप समझते हैं कि मंतकी गुफ्तगू है, हमने आर्टिकल्स लिखे, हमने किताबें लिखी, हमने फोरम्स पे बात की, हमने बलूचिस्तान के मसले को इस्लामाबाद में आज तक बलूचिस्तान के हवाले से कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई। देखिए, बलूचिस्तान से मुतल्लिक नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ। एक नुक्ता नज़र जो अनवारुल हक अभी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अपना तो नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन उसके सिविलियन फेस में अगर उसको रिप्रेजेंट करता है वो भी बहुत फॉल्टी है,
वो भी बहुत सेरी कमज़ोरियों से भरपूर है। दूसरा एक नुक्ता नज़र है वो इस्लामाबाद में जो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस वाले कि जी इसमें जो है फ़ॉरेन इंटरफेरेंस या फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान में जी हम आबादी की बुनियाद पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम ना ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को, ना जनूबी अफ्रीका के मॉडल को, न और छोड़े हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत है उसके नेशनल फाइनेंस कमीशन के मॉडल को, उसने अपने 28 स्टेट में से उनके 12 स्टेट्स में तनाज़ात चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तरक्याती खसारा या जिसको डेवलपमेंट डेफिसिट कहते हैं, उस सब को डील करने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हमेशा जो है वो क्या कहते हैं रोटेशन में काम करते रहने दिया, तो उसके वजह से वहाँ पर भी आप देखें कम हो गए। तो हम किसी मॉडल को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कोई संजीदा आज तक तकरीबन 2004 या 5 में जो हुई बलूचिस्तान कमेटी बनी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। कि मैं अभी डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे माहिर मईशत हैं, फॉर्मर एडवाइज़र, तो उन्होंने कोई स्टडी की है, उन्होंने इसके बाद से कुछ वज़ीर आला से मुलाकात भी की कि जी एनएफसी का फॉर्मूला जो पॉपुलेशन पे बेस्ड है ये मुनासिब नहीं है, और क्योंकि इसमें एक तो लोग इन्फ्लेट करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, और मतलब है उसके अंदर जो आप फरमा रहे हैं कि जी बैकवर्डनेस या दीगर अवामिल हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में नहीं गिनते। तो मेरे ख्याल में कहीं इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू तो हो गई है इस्लामाबाद में, आपके इल्म में होगा गालिबन। देखिए ये शुरू मुझे याद है जब 2003-4 से जब मैं सेनेट में हूँ, हमने कोशिश की है कि इस पे संजीदगी से बात हो। और ये पॉपुलेशन जो हमारा कौंसल है वो हर साल अपनी मीटिंग ये करता है कि पाकिस्तान के अंदर आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए। हमने एक नहीं 10 मीटिंग्स ऐसे थे जिसमें अटेंड किया, उनको साबित करवाया कि आपकी जो पॉलिसी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है बढ़ा रही है। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं कि आबादी कम करने वाले सूबों को कोई इंसेंटिव्स नहीं देते। मैं दोबारा आऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ लोग दूर वाली मिसाल कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की नहीं समझ पाते। भारत ने तकरीबन इसी तरह का किया कि जब वहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों के माबैन तफावती तफर्रुका था, तरक्याती हवाले से एक दूसरे से जो है एक इम्बैलेंस था, या वो क्या कहते हैं कि उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने अपने नेशनल फाइनेंस कमीशन में 45% इनकम डिस्टेंस की बुनियाद पर रख दिए। इनकम डिस्टेंस ये है कि अगर आप अमीर हैं, मैं गरीब हूं, तो हम दोनों के दरमियान इनकम डिस्टेंस को देखकर नेशनल फाइनेंस कमीशन में गरीब सूबे को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं ताकि उसके लोगों की भी जो इनकम है, उनकी जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो। उसके अलावा उन्होंने 15% रकबे को दिया है, 15% आबादी को दिया है, 10% इन्वायरमेंट को दिया है, 2.5% के करीब बल्कि 12.5% के करीब अपना उन्होंने दिया हुआ है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड को। यानी जो सूबा या जो रियासत अपनी आबादी कम करेगा हम उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो है इंसेंटिव देंगे। पाकिस्तान में हमने ये मौजू कि हम एक ऐसी यूनिक वफाक तो बन गए हैं, पाकिस्तान में वफाक ही नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन एक मैकेनिज्म है, एक इंजन है जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मैटर्स को। ये पॉइंट आपका बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, लेकिन जो लोग नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि जी अभी भी बलूचिस्तान के फंड में इजाफा हुआ है कुछ अरसे में, पिछले मतलब 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन वहाँ पर जो है सही तरीके से वो फंड्स यूटिलाइज नहीं होते हैं। वहाँ पे गवर्नेंस का क्राइसिस है, एक बुहरान है कि सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई वज़रा जो हैं, या जो आपकी असम्बली है बलूचिस्तान की, उस तरह से अपने इलाकों की उसके लिए काम नहीं करते। जो फंड मिलते भी हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं, बदनवानी की नज़र हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयानिया है। और मेरी आज वहाँ के सहाफ़ियों से बात हुई तो यही रो रहे थे। आपकी बात आमिर भाई बिल्कुल दुरुस्त है। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन 2010 के हमारे एनएफसी के बाद हुआ, आज 15 साल गुजर गए हैं। 3 एनएफसी अवार्ड और आने चाहिए थे जो नहीं आए हैं। उसके तहत तमाम सूबों को कोई 1-2%, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान को 1-2% ज़्यादा मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं मुनाजरे की दावत देता हूँ पाकिस्तान के सारे टॉप इकनॉमिस्ट्स को कि 2010 से लेकर 15 सालों में हम एक मुनाजरा करें कि किस सूबे को किस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा, वो जो फार्मूला बनाया गया था वो भी घुमा फिरा कर जाके बाकी सूबों को ज़्यादा फ़ायदा देता है बनस्बत बलूचिस्तान के। क्योंकि उसमें तो यही है ना, 82% जो है आप पॉपुलेशन के बेस पे देते हैं, फिर उसके बाद आपने जो एक पॉवर्टी का जो एक इंडेक्स बनाया है वो भी बलूचिस्तान को कम जाता है, बाकी सूबों में उसके फ़वाइद भाई ज़्यादा जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान का जो आप पाकिस्तान के जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब बलूचिस्तान को देखना चाहते हैं, मैंने सूबाई असम्बली में एक करारदाद पास करवाई जिसमें 10 के करीब क्राइटेरियाज
आइडेंटिफाई किए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज के अपॉर्चुनिटीज़ को, जिस तरह आज बलूचिस्तान की मादनियात है, आप वाशिंगटन में बैठ के लंच पे, डिनर पे डिस्कस करते हैं, आप कोई झेलम के पानी को या कोई चनाब के पानी को डिस्कस नहीं करते हैं। जब बलूचिस्तान के पास इतनी पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल को कभी आपने रिवार्ड के तौर पर लोगों को नहीं दिया। अब आता हूँ कि करप्शन बलूचिस्तान में कैसे होती है। बलूचिस्तान के अंदर जब डाइल्यूटेड या मैं कहता हूँ मिलावट ज़दा जमहूरियत आप बनाते हैं, मनपसंद अफराद को ज़बरदस्ती आप असम्बलियों में ले आते हैं, उनका काम यही होता है कि वो पैसे बनाकर आपके सूबे को मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएं। एक रीसेंट मिसाल आपको दे दूं, 2 महीने गुज़िश्ता 70 अरब रुपए बलूचिस्तान में कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट हुई है कि बलूचिस्तान ने जो है अपने 90% पैसे जो हैं वो बजट से पहले खर्च किए। क्या हुआ, ड्रामा क्या था? माइंस एंड मिनरल एक्ट पास करने के बाद तमाम अराकीन असम्बली को कह दिया गया कि अगर आपने 100 रुपए की कलम ली है, इसको ले आए, हम आपको इसको 1000 रुपए की इसकी कीमत लगा के आपको 900 रुपए इसमें इजाफी दे देंगे। बलूचिस्तान में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 5 से 10% ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन में की, उसके परसेंटेज की बुनियाद पर 70 अरब रुपए की स्कीमें रिवाइज की गई। ऐसी स्कीमें जो सिर्फ और सिर्फ बजरी, रेत, सीमेंट और सरिया से मुतल्लिक हैं। एक का ताल्लुक तालीम, एक का ताल्लुक सेहत, एक का ताल्लुक इंडस्ट्री, एक का ताल्लुक लाइव स्टॉक, एक का ताल्लुक फिशरी से नहीं है, क्योंकि उन सेक्टर से पैसे नहीं बनते, कमीशन नहीं बनते। आज तक बलूचिस्तान में ये अभी की 2 महीने पहले की बात है, 70 अरब रुपए की करप्शन। और वो करप्शन कौन करते हैं? जिनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल होती है मुक्तदरा के, जो मुक्तदरा के बयानियों को तोड़ मड़ोड़ के सफ़ेद कपड़ों में बैठकर जिस तरह आपने मुझसे पहले नाम लिए वो पेश करते हैं। बलूचिस्तान के साथ इस वक्त जो फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, जो इस वक्त वो मालियाती इंतशार या तशद्दुद या दहशतगर्दी हो रही है, वो बलूचिस्तान के अंदर इस ह्यूमन टेररिज्म से ज़्यादा या वायलेंस से ज़्यादा बड़ी तकलीफ दे है। लेकिन बलूचिस्तान के इन एस्पेक्ट्स पर बदकिस्मत ये है कि अभी तक भी कोई भी इदारा संजीदगी से, मैंने बार ये बात कहा है कि let's have a Balochistan debate, let's have a grand debate on Balochistan, कन्वेंशन सेंटर को बेस बनाएं, 7 से 10 दिन तक एक्सपर्ट्स को बिठाएं, बलूचिस्तान की जितनी सियासी, माशी, माशरती, इक्तिसादी, इंतखाबी, मकामी तौर पर ये तकलीफें और मुश्किलात है, इनको ऑडिट करते हैं। आपने अगर अच्छी पॉलिसियां बनाई हैं तो उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? बहुत मुख्तसर है हमारे पास, 1-2 मिनट रहेगा। मुझे बताइए कि ये इनिशिएटिव जो है मरकजी धारे की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं बलूचिस्तान की, वो क्यों नहीं लेती हैं? कम से कम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती इस्लामाबाद में, कि जिसको आप उसकी मेज़बानी करें, या डॉक्टर मालिक की पार्टी मिलके कर ले, 2-3 पार्टीज की, जिसमें आए तमाम पार्टीज, बुलाएं उनको कि जी बात करते हैं। आमिर भाई, एक तो बात यह कि आपकी बात काट रहा हूँ, आपका भी वक्त कम है। देखें, बलूचिस्तान से मुतल्लिक इनिशिएटिव ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तसलसल के साथ इस्लामाबाद में हुए हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। अभी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने क्वेटा में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके बलूचिस्तान के अंदर जो भी कसीर मसाइल हैं उनमें बेशमूल जो आने वाले मसाइल जिनकी निशानदेही माइंस एंड मिनरल एक्ट, PPL की जो एग्रीमेंट है गलत हुई थी, मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसी, एंटी टेररिज्म एक्ट जो बनाया गया था, इन पे हमने तफसीली की। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अखबारात को, मीडिया को पाबंद किया गया कि आप में से इसकी खबर भी नहीं चलानी है। कॉन्फ्रेंसेस की ऑल पार्टीज़ अभी रिसेंटली हुई थी, जिसमें ये तमाम जमातों ने बैठ के जो है बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो है वो माइंस मिनरल एक्ट के हवाले से, SIFC के हवाले से, मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के हवाले से सारी बातें की। आप मुझे बताएं, स्पेस नहीं है कि आप पाकिस्तान अपनी बात को किसी सेमिनार, किसी ऑल के ज़रिए से कहीं पहुंचाए। जब तक रियासत ने ये महसूस नहीं किया है कि उससे गलतियां हो रही हैं और वो एक डिबेट इनिशिएट नहीं करे, उस वक्त तक ये जो बाहर से जो आवाज़ें आती हैं किसी सेमिनार में, किसी आल में, इस आपके और मेरे TV प्रोग्राम में, इनका असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं। और बदकिस्मती से उनकी इस पॉलिसी के बायस बलूचिस्तान के अंदर आम गरीब आदमी तकलीफ का, अमवात का, तशद्दुद का, बेरोज़गारी का, बदअमनी का शिकार है। सरहदात बलूचिस्तान में बंद है, इंटरनेट बलूचिस्तान में बंद है, पानी और बिजली बलूचिस्तान में वैसे भी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। करप्शन बलूचिस्तान में इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे खता कलामी करनी पड़ती है। मुझे इस सेगमेंट को वाइंड अप करने सनाउल्लाह बलूच साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना दिया, कोशिश की कि बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर कर सके। और बहुत ही अहम तजवीज़ इन्होंने दी है कि एक ग्रैंड डिबेट की ज़रूरत है। बलूचिस्तान जो हमारा बड़ा दुखी सूबा है और उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है। उसका नुक्ता आगाज़ जो होगा वो बिल्कुल गुफ्तगू से होगा। यकीनन जो बैरूनी दुश्मन भारत है वो फ़ायदा उठाता है, वो वहाँ पर कहते हैं दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है उनको इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ कहते हैं ना कि मरकज़ी सियासत के दुखों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
तो जनाब तहरीक इंसाफ अब 14 अगस्त को एहतजाज करेगी। इस दिन के इंतखाब पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि जी यौम आज़ादी पर तो कम अज़ कम एहतजाज से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है कि जितना ज़्यादा तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत कर रही है उतना ही ज़्यादा उसकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। कोई जीतने की हिकमत अमली है, यानी कि जिसको कहते हैं जी विनिंग स्ट्रेटजी? पूछते हैं शेख वक़ास अकरम साहब से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। शेख साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आसान सवाल से बात शुरू करते हैं। आप इतने अरसे तक क्यों कौमी असम्बली से जो है गैर हाजिर रहे कि जी मतलब लेने के देने पड़ गए, अब आपकी नशिस्त जो है ख़तरे में? सर पहली बात तो ये है कि आपको अंदाजा है कि 9 मई के केसेस, उसके बाद 26 के, फिर 4 के, फिर इस दौरान जब दिल किया जहां दिल किया कभी FIA, कभी एंटी करप्शन, आगे पीछे झूठे सच्चे केस देके फंसा लिया। और आपको याद होगा, I am one of those people who was abducted from the National Assembly of Pakistan. याद है आपको? जी जी। और नेशनल असेंबली के अंदर भी हम महफूज नहीं थे। नेशनल असेंबली की एक कमेटी भी बनी और सिर्फ इसलिए बनाई गई कि पता किया जाए कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उस पर एक्शन लिया जाए, जिसका आज तक इस एजेंडे के ऊपर कोई इजलास नहीं हुआ। ठीक हो गया सर। उसके बाद 26 वाला मामला हुआ। 26 के ऊपर लंबे केसेस की तादाद आ गई। ठीक है सर। उसमें नॉन बेलेबल वारंट्स निकल आए। हाँ। मैं बीच में वक्तन फवक्तन असेंबली में आता रहा हूँ, आप मेरी स्पीचेस देखें जी। ठीक है जी, आता रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में ही रहा। जब मैंने देखा कि केसेस ज्यादा हो गए हैं, ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी मेरे पे है वो जेल में से तो अदा की नहीं जा सकती है। मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पेशावर गया। वहां से मैंने ओमनी बेल ली। ओमनी बेल लेके मैं फिर वापस आया इस्लामाबाद, बैठ गया। ये जो कुछ अल्लाह में बैठ के पूरा दिन ये कहते रहते हैं को पेशावर, मैं तो पेशावर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता था। फिर मैं चला गया वापस इस्लामाबाद, पंजाब। ठीक है जी, पंजाब असेंबली की मेरी स्पीचेज है। मैं पंजाब असेंबली में अपनी अपोजिशन जो लीडर चैम्बर के अंदर बैठ के अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करता रहा हूँ पंजाब जी। जनाब ठीक है जी। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब हम ओमनी बेल लेके आए, हमने वो ओमनी बेल ATCs जो है उनको दी इस्लामाबाद में कि मेरे पास ओमनी बेल है, इतना टाइम है, आपने जो वारंट निकाले हैं वो आप उनको खत्म करें और मैं टाइम से पहले पेश हो जाऊंगा। तो वो उन्होंने करने से इनकार कर दिया और उस बेल को एंटरटेन नहीं किया। तो मुझे फिर इस्लामाबाद में रह के भी मोहतात रहना पड़ा और इस दौरान एप्लीकेशंस वगैरह हम देते रहे हैं, जो पहले भी देते रहे इधर हो गई जो है। अच्छा, मुझे किस्सा मुख्तसर ये कि आपको क्या लग रहा है कि सीट आपकी बचेगी नहीं बचेगी, उम्मीद क्या है, खदशा क्या है? सर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हाँ। सीटें मैटर नहीं करती। हाँ। अभी इसमें ये तो अल्लाह ताला ने ये जो है वो इनको ये गंदे हो रहे हैं इस मामले में। हम लोगों को वैसे ही ये सजाएं दे रहे हैं, नाहक सजाएं दे रहे हैं। ATC से हमारे बंदों के साथ जुल्म हो रहा है। 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है किसी मुल्क की तारीख में, अपोजिशन लीडर प्रोविंशियल असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, कभी किसी मुल्क की तारीख में ये दबा आपने देखा है कभी? और वो भी नाहक सजाओं में और जिस किस्म की गवाहियों के ऊपर ये दी गई हैं। अब इनमें से हमारे जैसे हैं जो कुछ बहुत सारे PO हो गए हैं जिनके नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए हैं, कुछ तैयारी हो गए, कुछ हो गए, उनको भी महीने डेढ़ बाद ये किसी न किसी पुट्ठे सीधे कानून को पैदा करके, क्योंकि ट्रायल के बगैर ये सजा तो पता नहीं ये कौन से कानून के पता दे सकते हैं, वो दे छोड़ेंगे। अच्छा, फिर वो लगी है ना कि पार्लियामेंट में आप लोगों की जो तादाद है इरोड हो रही, कम से कम हो रही है, तो क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, निकलने का सोच रहे हैं? इमरान खान साहब की तरफ से जिस दिन हुक्म आएगा उस दिन जो बच गए हुए वो 1 सेकंड लगाएंगे। मुझे वो हर चीज़ आप इमरान खान पे आप लोग डाल देते, ज़ाहिर है कि जेल में उनके पास इतलात कम जा रही हैं, उनके पास अपडेट इतना चीज़ों का नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी जाती राय लेना चाहते हैं, मेरी जाति, क्योंकि मेरी वज़ीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुझे जाती राय नहीं देनी चाहिए। मेरी एक बात तो तय है, जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसके हम सब पाबंद हैं। जो इमरान खान साहब जाएंगे, इस वक्त तक उनकी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। जब भी हुक्म करेंगे आधे सेकंड से पहले सारे MNAs PTI के और सारे MPs इस्तीफा देंगे। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आप खान साहब पे ना छोड़ें, आप कह रहे हैं, आप बताएं क्या हो सकता है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर आखिरी एक MNA भी रह जाए तो उसको भी रिजाइन नहीं करना चाहिए और उसको भी लड़ना चाहिए। ही शुड बी हर्ड। देखें, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर की हुई बात का वजन
और बाकी बात का वजन, चाहे ये पार सिस्टम भी हो, हमारे उसमें फर्क हमारे एक होता है। दोस्त कह रहे थे कि भाई नेल्सन मंडेला साहब जब जेल में थे तो वहाँ से वो पार्टी तो लीड नहीं करते थे, जो आज़ाद क़यादत थी वो फैसले करती थी। तो क्या वजह कि तहरीक इंसाफ में जो आज़ाद क़यादत है आप लोग के ज़्यादा मतलब है फैसला आप क्यों नहीं कर पाते? क्या जरूरत है कि आप देखिए हमारी मुझे मैं उसमें नेल्सन मंडेला साहब वाली तो अलग पूरा प्रोग्राम उस पर कर लेंगे और उस कंपैरिजन में, हाँ ये टाइम बहुत कम है तो जरा हमें जी, तेज चलना है जी। मगर खान साहब के साथ हमारी एक्सेस बड़ी अच्छी रही। ये तो पिछले कई महीनों से इन्होंने मतलब ये दोबारा इस फस्ताई हुकूमत ने गंद खोला है। शुरू में लोग ट्रायल पे भी जाते थे, हम भी मुलाकातों के लिए जाते थे, खान की फैमिली भी जाती थी। तो जो डायरेक्शन जब लीडर तक एक्सेस हो तो फिर खुद फैसले करने की क्या जरूरत है, उनकी गाइडेंस के अंदर फैसले होते रहे हैं। अब जब वो नहीं रहे तो उस वक्त एक गैप आया है, यानी कि वो अंदर है, हमें एक्सेस नहीं दी जाती। आप ये देखें कि आपको याद है कि साइफर का ट्रायल 2 दफा नल एंड वाइड हुआ। ये मीडिया को, लॉयर्स को अंदर जाने नहीं देते थे साइफर के अंदर। वो हम हाई कोर्ट में चले गए, चैलेंज किया, उन्होंने सारे का सारा ट्रायल नल एंड वाइड किया और उन्होंने कहा कि जो ट्रायल मीडिया, फैमिली, लॉयर्स के बगैर किया जाएगा तो वो इलीगल होगा। और वो साइफर दोबारा हुआ। अब ये तोशाखाना में भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये हमारे वकीलों को भी अंदर नहीं जा रहे दे रहे खान से मिलने के लिए, ये फैमिली को भी नहीं जाने दे रहे, ये मीडिया को भी उस तरीके से एक्सेस नहीं दे रहे। ये चीज़ हाईलाइट की आपने। मुझे ये बताइए कि वो 5 अगस्त के एहतजाज आप लोग कर चुके, अगला एहतजाज जो है 14 अगस्त को है। और जो मैंने भी इब्तिदाई उसमें कहा था कि जी बहुत सारे जो आपके नाक़दीन है हुकूमत के लोग हैं, वो कह रहे हैं 14 अगस्त नहीं, हुकूमत के लोग तो सर मैं सवाल मुकम्मल कर रहा हूं, 14 अगस्त क्यों? मतलब एक कौमी कहते हैं वो है यौम आज़ादी है तो लोगों को खुश रहने दें। क्या वजह है कि उसी दिन एहतजाज कर रहे हैं? 5 अगस्त का भी एहतजाज जो था वो ज़ाहिर है कि यौम कश्मीर से बिल्कुल यौम आज़ादी हम सब को उसका करोड़ अपनी रब की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, आज़ादी हमें मिली। मगर जिस हकीकी आज़ादी की खान साहब बात करते हैं वो हकीकी आज़ादी इस किस्म के ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी है फलस्ताई, इन डाकुओं से इस मुल्क का जो कब्जा है वो छुड़ाना जो है वो हकीकी आज़ादी है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसी दिन आवाज उठाई जाए, पाकिस्तान का झंडा पकड़ के आवाज उठाई जाए कि ये देखो कायद के बनाए हुए पाकिस्तान के साथ जो आज की दिन बना था ये लोग क्या जुल्म कर रहे हैं। ये बात है, अल्लाह माफ करे, को ये नहीं है कि किसी को खुदा ना खासा सिंबलिज्म है, अपनी अपनी तशरीह होती है, अपनी अपनी तशरीह होती है। ये हमारी तशरीह यही है कि ये जो आपका एहतजाज हुआ, एक तो उसका हासिल जमा क्या रहा, अगर क्विकली मुझे बता सके। और अब एक और लोग सवाल करते हैं कि जी एहतजाज जो है तसलसल के साथ या वक्फों के साथ होगा, रुक रुक के होगा, मुसलसल जारी रहेगा, ये इबाम है इस चीज़ में। सर वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। हासिल वसूल आप पूछ रहे थे, 26 नवंबर के बाद इतनी बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान में हुई है क्या आज से पहले पीटीआई की? नहीं हुई। सो आफ्टर 26 नवंबर का जो कताल हमारे लोगों के साथ इस हुकूमत और इसके वजीर आजम के हुक्म पे किया गया था, उसके बाद तो यही जो थी एक्टिविटी हुई है। इतने बड़े गैप के बाद देखिए, इतने बंदों की शहादतें हुई, इतने बंदे जेलों में गए, इतने बंदों को गोलियां लगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इट वाज, खान साहब ने भी बड़ी तारीफ की है, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी हुई है। इससे अगली एक्टिविटीज का खान साहब ने जो अपना सेकंड लास्ट ट्वीट किया था उसमें कहा था कि आगाज होगा 5 अगस्त को। उससे पहले उरूज की बात हुई थी, मगर बीच में जो हालात हुए तो खान साहब ने कहा कि इन इवेंट से आप शुरू करें, तो उन्होंने ट्वीट करवाया इसके ऊपर अपने अकाउंट से। तो वो आगाज हुआ है। अब आगे इवेंट्स के हम तसलसल से लेके चलेंगे। बात कहां तक जाएगी सर? पुरअमन आईनी एहतजाज है मेरी तरफ, जो कुछ हो रहा है सर पंजाब में भी जो 5 को हुआ है, आपने देखा 9 MPA गिरफ्तार हुए, हमारे जिले से दूर गिरफ्तार हुए लोग, सैकड़ों की तादाद, 900 की इतलात पंजाब भर में 900 लोग। हाँ सर, मैंने वही आपका ना सर, सैकड़ों की तादाद में। मुझे आप टाइम होता तो मैं नाम भी पढ़ देता 900 में से कई सौ के आपको। ठीक है जी, उठा के जेलों में डाले। जो 2 दिन पहले आपने वो वीडियोस देखी होंगी, हथौड़े मार मार के लोगों के दरवाजे तोड़ रहे हैं। मगर क्या फिर पंजाब साइलेंट हो गया था? क्या पंजाब में कोई? आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे देखें तो आपको पता लगेगा। टीवी वाले तो मजबूरी है, हम आपका भी सोशल मीडिया देखते हैं, नून लीग का भी देखते हैं, पीपल्स पार्टी का भी देखते हैं। हुकूमत जो है लगी ये रहा है, शेख साहब के बज़ाहिर जो चाहती वो कर रही है, मनमानी कर रही है। और जो है हकीकतन लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए मैदान सियासत जो है वो तंग से तंग तर होता जा रहा है। तो उसमें क्या आप लोगों की हिकमत अमली जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला करेगा? अल्लाह खैर करेगा, हौसला बाकी रहे, उम्मीद बाकी है, आवाज उठाते रहेंगे, खड़े होते रहेंगे, लोग मार खाते जाएंगे। सदा बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह दी है, सदा दी बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह दी, बाकी शाही सर किसी दी नहीं, बाकी शाही किसी दी नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला
हिम्मत देगा। देखें, 9 मई के पर्चे, 4 अक्टूबर के पर्चे, 26 नवंबर के पर्चे, इन द मीन टाइम सैकड़ों हजारों पर्चे, हजारों गिरफ्तारियां। बट क्या फिर ये जो अब 5 को इवेंट हुआ है, पाकिस्तान खामोश हो गया? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कि कहते हैं ना कि आप ये समझें कि मुतदाद इशारे जो लोग आपके नाक़िदीन हैं वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मकबूल भी जमात है आप लोगों की, लेकिन मुतदाद इशारे मिल रहे हैं। और वो शुरू में जब आप लोगों ने अनाउंस किया 5 अगस्त का, उस पर भी जो है गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात कर दी। उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि जी उनके साहबजादों के आने ना आने के ऊपर बहस शुरू हो गई। सलमान अकरम राजा और जो है मैंने सर फजूल बहस सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान जो है खटपट हो रही थी। तो ये आप लोगों का भी जो हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है? नहीं सर, देखें, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ ये जो फस्ताई हुकूमत है, इन्होंने अपनी ब्रिगेड्स बना ली हैं, अब पेड है, और वो अपना एक साजिश, एक प्रोपेगेंडा उस पर शुरू करते हैं। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, बच्चों के बारे से पहले दिन में जो मेरा बयान था आज तक उसी के हिसाब से हो रहा है। वो अपने वालिद से मिलने आना चाहते हैं, वालिद ने उनको कभी भी नहीं रोका। यहाँ पे एक बहुत बड़े चैनल ने, इन्होंने जियो वालों ने चला दिया कि जी खान ने रोक दिया बच्चों को। मैंने आधे घंटे बाद उसकी तस्दीक की कि ये गलत कह रहे हैं। कि अपडेट क्या है, कब उनके आने का कुछ है, इतलात है? सर देखें, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खान ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हमेशा पार्टी से अलग रखा है। पार्टी मैटर्स पार्टी को चलाने चाहिए। उन्होंने ये, उनकी पुप्पी ने हमें, अलीमा खान साहबा ने बताया कि वो आ रहे हैं, अपने वालिद से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो कब आएंगे? वो ज़ाहिर है कि वही अनाउंस उसका सर फैसला वो खुद करेंगे, हम तो नहीं उनकी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी सियासत के मामलात जो है वैसे ही गुंजलक हैं, और फिलहाल जो है नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सुलझाने की कोई तदबीर जो है वो होगी। हुकूमत जो है वो समझती है कि हाथ में हथौड़ी है, वो जो चाहें हर मसले को कील समझ के जो है ठोक रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की आपने गुफ्तगू सुन ली, उनका मूड देख लिया। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं हमारे साथ। तो जनाब, तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज और मुज़ाहमत के मूड में है, लेकिन अब देखते हैं कि जी हुकूमत का भी जो अंदाज़ है वो कम जारहाना नहीं है। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों पे मुकदमात बन रहे हैं, लोगों को नाअहल करार दिया जा रहा है। तो यकीनन इससे नज़र ये आता है कि हुकूमत जो है PTI पे मैदान सियासत तंग से तंग करना चाहती है। तो ऐसे में आप कहते हैं ना कि तवाज़ुन और इत्तेदाल कैसे पाकिस्तान की सियासत में आएगा, और इस तवाज़ुन और इत्तेदाल को लाने के लिए पहलकारी किसको करनी पड़ेगी? ज़ाहिर है उसे कि जिसके पास ताकत और इख्तियार है। इसके साथ ही आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।